गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सबको नव वर्ष के ढेर सारे शुभकामनाएं। आज से केवल एग्जाम के 30 दिन शेष बच चुका है। आपने जो एक साल इधर उधर समय बिताया है उसको अब सदुपयोग में लगाइए। अधिक से अधिक पढ़ने पर ध्यान दीजिए। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर बायोलॉजी हो, या हिंदी हो, या इंग्लिश, सभी को इक्वल समय देते हुए अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी में लग जाएं। आज से पहले रविश बायोलॉजी क्लास चैनल पर 6 चैप्टर अपलोड कर दिया गया है। आप उसको देख रहे हैं और ढेर सारे प्यार भी दे रहे हैं। उसी के उपरांत आज चैप्टर 7 यानी कि एवोल्यूशन, विकास जिसको कहते हैं कि जीवन की पृथ्वी पर उत्पत्ति कैसे हुई है, उसी के बारे में आज पढ़ना है। यानी कि उसी के उपरांत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाया गया है। आप देखिए, समय आपका व्यर्थ अधिक नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। सबसे पहले देखिए रेड डाटा बुक होता क्या है। तो सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में IUCN के तहत एक पुस्तक प्रकाशित किया गया जिसमें दुर्लभ पादप प्राणी को संग्रहित करके प्रकाशित किया गया। और IUCN के विस्तार रूप जो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इसी के द्वारा लाल सूची कहिए या लाल आंकड़ा कहिए या रेड डाटा बुक कहिए, इसको प्रकाशित किया गया। इसमें दुर्लभ प्राणी, पादप और कवकों को एक सूची बनाकर तैयार किया गया। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, हाँ ये भी सही है। बी कह रहा दुर्लभ पौधे की सूची। सी कह रहा आपत्तिग्रस्त प्राणियों के सूची, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत लेमार्क जी के द्वारा दिया गया था। इन्होंने इस सिद्धांत में बताए थे कि जब कोई जीव अपने वातावरणीय कारक में जो गुण हासिल करते हैं उस गुण का स्थानांतरण जो होता है अगले पीढ़ी में होता है। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा डार्विन, नहीं डार्विन ये अनुकरण विकरण के सिद्धांत दिए थे, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत दिए थे। बी कह रहा लेमार्क जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। आधुनिक मानव कहने का अर्थ है कि मानव के वैज्ञानिक नाम क्या है। होमो सेपियंस मानव का आधुनिक वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है होमो हेबिलस, होमो इंडक्टस, होमो सेलियंस। डी कह रहा है होमो सेपियंस, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है। पादपों तथा जंतुओं के बीच के संयोजी कड़ी जो होता है ये युगलिना होता है। युगलिना जो होता है ये प्रकाश संश्लेषी की तरह यानी कि स्वपोषी की भी तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में भी अपना भोजन बना सकते हैं। और ये परपोषी जंतु के तरह भी व्यवहार करते हैं, यानी युगलिना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। मनुष्य जो होता है ये प्राइमेट और होमिनिडे कुल के अंतर्गत आते हैं। जिन जीवों में मासिक चक्रिया होती है उसे प्राइमेट के अंतर्गत रखा जाता है, और जिन जीवों में मासिक चक्रिया नहीं होती है उन्हें नॉन प्राइमेट के अंतर्गत रखा जाता है। यानी सी नंबर ऑप्शन का रहा प्राइमेट तथा होमिनिडे। मानव जो होता है प्राइमेट्स तथा होमिनिडे के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जीवाश्म सामान्यता किसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले जीवाश्म देखना है। जीवाश्म क्या होता है। ऐसा जीव जो पहले थे लेकिन वर्तमान में अब नहीं है, लेकिन उसका कुछ अंश चट्टानों, पर्वत, पहाड़ों पर पाया जाता, उसे कहते हैं जीवाश्म।
अब ऑप्शन देखिए, एक आ रहा रूपांतरित चट्टान, अग्नेय चट्टान, तलछटी चट्टान, इनमें से सभी। देखिए रूपांतरित चट्टान नहीं हो सकता है, यहाँ पर पूछ रहा स्पष्ट। रूपांतरित के कारण क्या होता है, कभी कभी बदलाव होता है, उससे वो अवशेष जो होता है दब जाता है। अग्नेय चट्टान में इतना अधिक तापमान होता है कि अवशेष जो होता है ये नष्ट हो जाता है। तलछटी चट्टान जो होता है, यही इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिलोसफिक जूलॉजी कल पुस्तक किसने लिखी? फिलोसफिक जूलॉजी कल पुस्तक जो थे ये 1809 ईस्वी में लेमार्क जी लिखे थे। इसमें वंशागति के अर्जित गुणों के बारे में बताए थे। उनका कहना था जो जीव अपने वातावरण से गुणों को ग्रहण करते हैं उसका अगले पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्राकृतिक चयन का प्रवर्तक थे, प्राकृतिक चयन का प्रवर्तक ये डार्विन जी थे। इन्होंने ओरिजिन ऑफ ऑन द स्पीशीज नामक पुस्तक में ये बताए थे कि जो जीव अपने वातावरण के प्रति जितना अधिक अनुकूलित होगा वो रह सकता और जनन करके अपनी आबादी को नियंत्रित रख सकता, और जो जीव वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं होगा वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, यानी कि विलुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे? डायनासोर जो थे ये मेसोजोइक युग के समय उपस्थित थे, और मेसोजोइक युग जो होता है 252 मिलियन वर्ष से पहले शुरू हुआ था और 66 मिलियन वर्ष पूर्व ये समाप्त हो गया। इसलिए डायनासोर को मेसोजोइक युग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पक्षियों एवं कीटों के पंख है, पक्षियों एवं कीटों के पंख जो होता है ये एक प्रकार के असमजात अंग के उदाहरण है। अब असमजात अंग होता क्या है, यानी कि संरचना का बनावट और आकृति अलग अलग हो लेकिन कार्य समान हो, उसे असमजात अंग कहते हैं। यानी पक्षियों एवं कीटों इस दोनों के आकृति और आकार जो होते हैं पंखों के अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों उड़ने का कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है? जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है ये जीवाश्म के द्वारा होता है, यानी कि जीवाश्म वह होता है जो पहले जंतु उपस्थित थे लेकिन वर्तमान समय में अब वो नहीं रहे, लेकिन उसका कुछ अंश जो होता है ये चट्टानों, पर्वत, पहाड़ों पर अभी मौजूद है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया? डार्विन नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने 1831 से 1836 तक HMS बिगल नामक शिप की या जहाज की सहायता से पूरे विश्व का भ्रमण किए थे। ऑप्शन देखिए, ए का रहा HMS ईगल, बी का रहा HMS बिगल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट सही है। पूर्व वातावरण में उपस्थित था। अब पूर्व वातावरण में उपस्थित था, उस समय अमोनिया था, उस समय जल वाष्प था, उस समय हाइड्रोजन था, मीथेन था, लेकिन उस समय था ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित नहीं था, यानी कि वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। यहां पूछ रहा उपस्थित कौन थे? ऑप्शन देखिए, एक आ रहा मीथेन, जल में हाइड्रोजन, अमोनिया, यानी कि ये वातावरण में ये तीनों उपस्थित थे लेकिन ऑक्सीजन उस समय उपस्थित नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मिलर के प्रयोग में उपयोग में लाया गया था। मिलर के प्रयोग में मीथेन लाया गया था उपयोग में, अमोनिया लाया गया था उपयोग में, और नाइट्रोजन एवं
जल को भी उपयोग में लाया गया था। ऑप्शन देखिए, एक आ रहा है H2O यानी कि जल, HCN कोई सूत्र नहीं होता, H यानी हाइड्रोजन, C का रहा मीथेन। ये दोनों तो था लेकिन ये दोनों नहीं था। ऑप्शन बी देखिए, C का यानी कि बी का रहा मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन और जल, यानी ये राइट ऑप्शन यानी कि बी। बी करो बी करो। एक किरणा है, एक किरणज होता है एक प्रकार के संयोजी करी होता है। अब किन दो जीवों के बीच संयोजी करी है वो देखिए। ये सरीसृप और स्तनधारी वर्ग के बीच के संयोजी करी है। ये सरीसृप के तरह अंडे देते हैं और इनमें स्तनधारी की तरह स्तन ग्रंथियां और शरीर पर बाल पाए जाते हैं। तो ये संयोजी करी होते हैं किन किन के बीच? ये सरीसृप और स्तनधारी वर्गों के बीच के संयोजी करी होते हैं, यानी कि दोनों का गुण इसमें पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डार्विन, फिंच, इनमें से किसका उदाहरण है? डार्विन नामक जब वैज्ञानिक थे, इनको जब पूरे विश्व के भ्रमण करने का मौका मिला था 1831 से 1836, तो उस समय उन्होंने गेलापेगस द्वीप पर गए थे और फिंच पक्षियों के लगभग 14 प्रकार के अलग अलग उसमें लक्षण देखे थे, जैसे चोंचों का आकार, पंखों का आकार, पैरों का आकार, यानी कि 14 रंग के देखे थे। ये अनुकूलन विकिरण का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर एक प्रकार के पात्र होता है जिसमें सूक्ष्म जीव को अधिक उत्पादन करने के लिए परिस्थिति यानी कि अनुकूलन प्राप्त किया जाता है। इसमें उत्पादक भी होता है, इसमें जीव भी होता है और माध्यम भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। स्टेनली मिलर के प्रयोग में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन का अनुपात था। स्टेनली मिलर जो थे ये 1953 ईस्वी में रासायनिक विकासवाद का सिद्धांत दिए थे। इसमें हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन को एक पात्र में रखकर बिजली से पार्क करवाया करते थे। इसका अनुपात जो हो जाएगा 2:1:2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में उन्होंने अपने अध्ययन क्रम को प्रकाशित करवाए थे, इसलिए इसे डार्विनवाद भी कहा जाता है। तो ये पुस्तक जो प्रकाशित हुआ था 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मिलर तथा यूरे ने जीवन की उत्पत्ति के प्रमाण हेतु प्रयोग किए। उन्होंने गैसों का प्रयोग किया, अमोनिया, हाइड्रोजन और इसके अलावा जो थे वो मीथेन और जल को प्रयोग में लाए थे। अब देख लीजिए बी नंबर में कह रहा है, पहले देखिए अमोनिया, हाइड्रोजन, जल और मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब तक खोजे गए जीवाश्मों के अनुसार मानव की उत्पत्ति और विकास किस स्थान से प्रारंभ हुआ? अब तक जो खोजे गए थे जीवाश्मों के अनुसार मानव की उत्पत्ति था, ये अफ्रीका में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न किंतु कार्य के दृष्टि से समान होते हैं कहलाते हैं, यानी कि वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न हो लेकिन कार्य के दृष्टि समान हो
उसे असमजात अंग कहते हैं। यानी कि पक्षियों के पंख और तितली के पंख दोनों बनावट के दृष्टि से अलग अलग है, लेकिन कार्य दोनों का एक जैसा है, उड़ने का कार्य करते हैं। और असमजात अंग को ही कहते हैं समवृत्ति। ऑप्शन देखिए, ए नंबर सही है, राइट आंसर। डोडो है। डोडो एक प्रकार के पक्षी था। इनका पंख इतना छोटा था कि ये उड़ नहीं सकते थे। और डोडो था, ये मॉरिशस की एक विलुप्त प्राणी है। ऑप्शन देखिए, ए विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, आपत्तिग्रस्त प्रजाति, ये एक विलुप्त प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? विश्व में कुल 34 जैव हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। पहले 25 था, फिर बाद में इसमें 9 जोड़ा गया, अब 34 हॉट स्पॉट की संख्या हो गया, जिसमें से 3 हॉट स्पॉट भारत में भी पाया जाता है। कौन कौन, वो देख लिए। पश्चिमी घाटी और श्रीलंका, इंडो बर्मा और एक हिमालय, ये तीनों जैव हॉट स्पॉट भारत में उपस्थित है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व में कुल जैव हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? तो ये 34 होती है। ऑप्शन देखिए, 25 ये पहले था, ये तो होगा नहीं, बाद में 9 जोड़ा गया और अब पुर गया कितना? 34। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर है। रेड डाटा बुक सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन है। रेड डाटा बुक जो होता है, इसमें दुर्लभ प्रजाति, पौधे और कवकों को रखा जाता है, यानी कि शामिल किया जाता है कि इन जीवों की या तो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने की कागार पर है। और 1964 ईस्वी में IUCN के तहत प्रकाशित किया गया। यहाँ पर ऑप्शन देख लिया, IUCN। और IUCN के जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी IUCN के तहत रेड डाटा बुक सूची उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष में जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाई जाती है। और यहाँ 5 जून देखिए, 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसमें देखिए 22 मई कहीं नहीं है, और यहाँ पर मिस प्रिंट हो रखा है, जहां पर 22 मई होना चाहिए, जो कि 22 अप्रैल है। यानी ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 22 मई। चलिए, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा 22 मई होगा। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। इसमें बंगाल टाइगर को संरक्षित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रिबेट पोपर परिकल्पना किसने प्रस्तावित किए? अब देखिए, रिबेट पोपर परिकल्पना था, इनका कौन विकास किए? तो पॉल एहरलिच नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रस्तुत किए। इस परिकल्पना में वो बताए, यदि वायुयान में बैठे यात्री सीट के बोल्ट को यानी रिबेट को चोरी करते हैं, उससे वायुयान को खतरा नहीं है। लेकिन उसमें बैठे यात्री वायुयान के पंखी को रिबेट को चोरी कर लेते हैं तो पूरा प्लेन ही क्रैश हो जाएगा। इसी कहते हैं रिबेट पोपर परिकल्पना। ऑप्शन देखिए, यानी कि पॉल एहरलिच, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी जाति यानी स्पेसीज हमारे देश के लिए विदेशी नहीं है? अब देखिए, वैसा जाति या प्राणी जो विदेश से भारत में लाई गई, उसे
कह सकते हैं विदेश जाति या प्राणी। तो जैसे जलकुंभी लाया गया था यूरोप से, लालटाना कैमरा था, उसी प्रकार गाजर घास था। ये सब अलग देशों से भारत में लाया गया और यहाँ के मूल निवासी को कुछ ना कुछ हानि पहुंचा रहा है। तो लालटेना कैमरा भी था, हाइसिंथ जिसको जलकुंभी कहते हैं, पार्थेनियम घास भी लाया गया था, और मैंगीफेरा यहाँ है, ये आम के वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। ये हमारे देश की प्रजाति है। यहाँ पूछना कौन नहीं है, विदेशी जाति। ये तीनों विदेशी जाति है, और आम जो होता है मैंगीफेरा इंडिका ये विदेशी जाति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से मटर के पौधे के किस लक्षण का मेंडल ने अध्ययन नहीं किया था? मेंडल ने मटर के पौधे पर कुल 7 लक्षण अध्ययन किए थे, जिसमें बीजों के आकार लिए थे, पुष्प के स्थिति लिए थे, पौधे की आकृति लिए थे, एक छोटा एक लंबा, बीजों का आकार एक गोलाकार एक झुर्रीदार, पुष्प की स्थिति एक अक्षीय एक अक्षीय, ये सब लक्षण लिए थे। और मेंडल जो थे कभी भी मटर के पौधे में पत्ती का गणना नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? ये क्वेश्चन आपके मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड इस बार जारी किया गया उसी से लिया गया है। ठीक, अब देखिए कह रहा कौन सा ऐसा पौधा है जो हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? एक केलोट्रोपिस एक पादप होता है। ठीक, ये विशेष प्रकार के रसायन उत्पन्न करते हैं। यदि कोई कीटभक्षी इन पादपों को खाते हैं तो उनको हृदय संबंधित रोग हो जाता है, जिससे वो नष्ट हो सकते हैं, मर सकते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है ग्लाइकोसाइड यानी कि केलोट्रोपिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कर्मिक विकास में योगदान है, तो कर्मिक विकास में जो योगदान होता है ये परपरागन होता है, क्योंकि ये 2 अलग अलग पादपों के मध्य की प्रजाति के जाति समान होना चाहिए, लेकिन 2 पौधा अलग अलग रहता है। और परपरागन के द्वारा जो होता है इसमें विभिन्नताएं अधिक पाई जाती है, और स्वपरागन जो होता है इसमें विभिन्नता उतना नहीं पाया जाता। और परपरागन को होता है कहते हैं इसमें कर्मिक विकास में योगदान, ये निरंतर बढ़ते रहती है और कुछ न कुछ नए लक्षण स्पष्ट होते रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य के विकास की आयु जो होता है ये कार्बन डेटिंग या कार्बन दिनांक के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डायनासोर है, डायनासोर जो होता है ये एक प्रकार के विलुप्त प्राणी होता है। और डायनासोर जो थे ये मेसेजोइक युग में थे, और मेसेजोइक युग जो है ये 252 मिलियन वर्ष शुरू हुआ था, 252 मिलियन वर्ष शुरू हुआ था, और 66 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्त हो चुकी है। तो देख लीजिए विलुप्त सरीसृप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फिल पर अभिव्यक्तित करते हैं। देखिए मनुष्य के हाथ हो या फिर चमगादड़ के पंख हो, इन सबों के बनावट जो होता है एक जैसा होता है, लेकिन सभी का कार्य अलग अलग होता है। तो ऐसे यानी कि बनावट के दृष्टि और संरचना में समान हो, लेकिन कार्य के दृष्टि से जब अलग अलग हो या फिर भिन्न भिन्न हो, इसे कहते हैं समजात अंग कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए अवशेषी अंग। अवशोषी अंग वह होता है जिसका प्रयोग पहले किया जाता था, जैसे आपके शरीर में अपेंडिक्स, इसका पहले प्रयोग सेलुलोज में होता था, लेकिन अब हमारे शरीर में है लेकिन इसका उपयोग नहीं है, इसको कहते हैं अवशेषी अंग। और असमजात अंग वह होता है बनावट के दृष्टि से अलग अलग हो
लेकिन कार्य सामान्य हो उसे असमजात अंग कहते हैं। और यहाँ पूछ रहा मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख, वेल के फ्लिपर, ये सभी जो होते हैं बनावट में एक जैसा होता है लेकिन कार्य में अलग अलग होता है। ऐसे चीज को कहते हैं समजात अंग। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। धन्यवाद। आज का ये लास्ट प्रश्न था, इसे आप लोग देखिए, शेयर करिए, समझिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। जय हिंद।